नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं 6 बजे की 6 बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इसे सदन में पेश कर सकती है। इससे पहले एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने इसी पर विचार रखा था। देखिए, मोदी सरकार में एक ही नारा है, वन नेशन वन अडानी। उनको देश के लिए, देश की संपत्तियों को बेचने के लिए एक अपना दोस्त चाहिए और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक चुनी हुई सरकार का दोबारा मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा? क्या अगर मान लीजिए आपने एक बार पूरे देश का एक साथ चुनाव करा दिया तो आज महाराष्ट्र है, अभी तो वहां सरकार बनी है, झारखंड है, अभी वहां सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर हरियाणा है, अभी वहां सरकार बनी है, पंजाब का कार्यकाल बाकी है, उत्तर प्रदेश का कार्यकाल बाकी है। आप कैसे चुनाव करा देंगे पूरे देश का एक साथ? जिन सरकारों के कार्यकाल बाकी हैं उनका चुनाव आप कैसे कराएंगे? और सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि ये बहानेबाजी है कि आप कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने से खर्चे कम आएंगे। क्या वोटर्स की संख्या कम हो जाएगी एक साथ चुनाव कराने से? क्या ईवीएम की संख्या कम हो जाएगी? भाई, उतने ही वोटर एक साथ चुनाव कराने में भी भाग लेंगे, उतने ही वोटर अलग अलग चुनाव कराने में भी, उनके समय पर चुनाव कराने में भी भाग लेंगे। तो खर्चे का सवाल कहां से आ गया? फिर आप कहते हैं साहब आचार संहिता का सवाल। मान लीजिए राज्य का चुनाव है तो उसमें भी उतनी ही समय के लिए आचार संहिता लगती है। देश का जो चुनाव है, आजकल जब भी देश का चुनाव होता है एक साथ होता है, तो उसमें जो आचार संहिता लगती है एक साथ लगती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अखिलेश, अगर बात की जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार के कैबिनेट की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब इसको लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने की तैयारी एनडीए सरकार कर रही है। सरकार इस बिल पर आम सहमति भी बनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को लोकसभा या फिर राज्यसभा में जब पेश किया जाए तो उस समय पास कराने के लिए आम सहमति सभी राजनीतिक दलों की होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ सरकार ये भी योजना बना रही है कि इसमें अगर कोई खामियां विपक्ष की तरफ से गिनाई जाती हैं, अगर विपक्ष इस पर कोई आपत्ति दर्ज कराता है और कराना चाहता है तो विपक्ष की मांग के अनुसार सरकार इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजने के लिए भी तैयारी कर रहा है। यानी अगर चाहता है विपक्ष तो इसको जेपीसी के पास भी भेजा जा सकता है और उसके बाद इसको पहला बिल संविधान के अनुच्छेद 882 के अनुसार ये संशोधन किया जा रहा है संविधान में, ताकि इसको वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश के आम चुनाव कराया जा सके। और इसके लिए जो प्रस्ताव विधानसभाओं से पास होकर आना है तो कम से कम 50% राज्यों की विधानसभा की मंजूरी भी इस बिल के लिए जरूरी है, तभी ये देश में लागू हो सकता है। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन 2029 से पहले केंद्र सरकारें चाहती है कि हर हालत में पास हो जाए। और इस रिपोर्ट जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में गठित की गई थी, उस कमेटी रिपोर्ट और प्रस्ताव दिया है, उस पर अगर गौर की जाए तो कहा गया है कि एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य के विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा, तो कई राज्यों का ऐसा है कार्यकाल बढ़ाना थोड़ा पड़ेगा और उसके साथ दोनों
चीजों को करके वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसी के साथ तमाम अन्य भी फैक्ट इस कमेटी के शामिल किए गए हैं जिन पर संसद में चर्चा सरकार कराना चाहती है और आपत्ति के साथ जेपीसी को भी भेजना चाहती है। यानी सरकार इसको लेकर काफी संजीदा है और वो चाहती है कि हर हालत में संसद में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पास करा लिया जाए। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। अखिलेश, अभी और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल मोदी कैबिनेट में अहम प्रस्ताव पास किया है, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। ये सत्र इसी सत्र में सदन में पेश होगा। और अब बात करेंगे आतंकियों पर एनआईए की रेड। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समेत 19 जगह पर छापेमारी की। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में रियासी, बडगाम, अनंतनाग समेत कई जगहों पर एएनआई की टीम ने छापेमारी की। इस कार्रवाई का उद्देश्य जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूह से जुड़े व्यक्तियों के कट्टरपंथीकरण और चरमपंथी प्रचार के प्रसार से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करना है। एनआईए के एक अधिकारी प्रवक्ता ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि यह पहले बात के वित्तीय पोषण के दबाव वाले मुद्दे को से निपटने के लिए है और एजेंसी की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए तो बड़ी कार्रवाई है एनआईए की। देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने देश के करीब 5 राज्यों में आज एक साथ छापेमारी शुरू की। इनमें चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र, इन राज्यों में की गई। अगर हम खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के झांसी में एनआईए ने अपनी कार्रवाई की। वहीं बिहार के सीतापुर में छापा मारा। वहीं जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के भी कई शहरों में किया गया। और इसमें कहा गया कि नक्सल और टेररिस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो फंडिंग की गई है, उस फंडिंग को लेकर एनआईए को कई खुफिया जानकारी मिलेंगी थी। उन खुफिया जानकारी के आधार पर एनआईए ने अपने एक साथ टीमों को तैयार किया और उसके बाद जो एनआईए की सूचना मिली थी उसके तहत आतंकवाद और संगठित अपराध और नक्सलवाद के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जाना था जिसकी सूचनाएं ली गई। उसके तहत बाहर से फंडिंग की गई, उसको इसके लिए लोग तैयार हुए। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर एनआईए आज छापेमारी कर रही है और लगातार छापेमारी में फंडिंग और टेरर को लेकर कार्रवाई कर रही है। विशाल, बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ अखिलेश। अब तमाम और खबरें हैं जिन पर आपसे जानकारी ली जाएगी। फिलहाल एनआईए की जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में छापेमारी। और अब बात करेंगे सोरोस मामले में अनोखा प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के पोस्टर के साथ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के पोस्टर के साथ यह अनोखा विरोध प्रदर्शन था जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कर रहे थे। सोरोस कथित संबंधों के बारे में जवाब मांगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी को जॉर्ज सोरोस के साथ अपने संबंधों पर जवाब देना चाहिए। वह वही व्यक्ति है जो भारत को तोड़ने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। आपको बता दें, कल ही विपक्ष के कई सांसद, इंडिया गठबंधन के सांसद हाथों में गुलाब और तिरंगा लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे और आज उसका जवाब दिया है गिरिराज सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री है। उन्होंने पूछा है पोस्टरों के माध्यम से कि रिश्ता क्या कहला सकता है सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच। कि सोनिया गांधी जवाब दें, जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। यही तो मैं पूछ रहा हूं। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूं।
और विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ बने हुए लगातार। अखिलेश, अगर बात की जाए तो कल इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रदर्शन किया था, जो आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर से वही बात जो सदन ने बोली थी वही उसके पोस्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने उसी रवैये को संसद परिसर में अपने अनोखे प्रदर्शन के लिए अपनाया, जैसा कि कांग्रेस सांसद या फिर कहें राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट कर अपना अडानी के मामले में चर्चा को मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। और ये अनोखा प्रदर्शन एक इतिहास दर्ज के रूप में संसद में दर्ज किया जा सकता है। इस शीतकालीन सत्र में ऐसा हुआ। शायद इसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे भी आज जब पार्लियामेंट में पहुंचे तो जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के संबंधों से लेकर पत्ती उनके हाथ में थी। इसके साथ उन्होंने इन संबंधों पर कांग्रेस से सवाल पूछा कि आखिर जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के बीच में क्या रिश्ते हैं, क्या उनका ताना बाना रहा है, उस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ कहा कि विदेशी लोगों के साथ मिलकर एक एजेंडे के तहत सरकार को स्थिर करने, सरकार के खिलाफ अभियान चलाने जैसे काम जॉर्ज सोरोस करते रहे, इसमें किसी न किसी तरह से सोनिया गांधी का ताल्लुक क्या है। इन तमाम तरह के सवालों को निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट परिसर में उठाया। तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के गुलाब के फूल और तिरंगा वाले अनोखे प्रदर्शन को आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने उसी अंदाज में जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस को घेरने का काम किया। विशाल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए आपका। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार सुबह उत्तर प्रदेश में साल 2020 के बलात्कार और हत्या पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस पहुंचे। कांग्रेस नेता सुबह करीब 11:15 पर बुलगड़ी गांव पहुंचे, जबकि उनके दौरे के मद्देनजर जिले के चंदपा इलाके में गांव और उसके आसपास पुलिस ने तैनाती बढ़ा दी थी। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी भ्रमित हैं और मामले की स्थिति से अवगत नहीं है। राहुल गांधी के दौरे के बारे में पूछे जाने पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि सीबीआई पहले ही इस मामले की जांच कर चुकी है और बीजेपी शासन में किसी भी अपराधी को छूट नहीं दी जाती। कभी तो वो सेल्समैन के रूप में काउंटर में सामान बेचने लगते हैं और कभी उन्हें हाथरस की याद आ जाती है। स्थिर बुद्धि और समय पर कोई निर्णय न लेना, ये उनकी कार्य पद्धति का परिचायक, उसी के अंतर्गत वो हाथरस गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, अगर बात की जाए तो आज राहुल गांधी का दौरा था, परिजनों से मुलाकात की है उन्होंने हाथरस रेप पीड़िता के। आज राहुल गांधी अचानक हाथरस में पहुंचे थे। बुलगड़ी कांड जो 2020 में ये कांड हुआ था, कथित रेप कांड जिसको कहा जा रहा था, और उसमें कुल मिला के 4 लोग आरोपी थे, जिनमें से 3 को पिछले साल बरी कर दिया गया था। राहुल गांधी आज पहुंचे क्योंकि जो पीड़िता के पिता हैं उनकी तरफ से पत्राचार किया गया था, तो अचानक वो आज सुबह पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने बंद कमरे में करीब पौन घंटे उनसे बातचीत की, लेकिन मीडिया को बिना बात किए हुए वो चले गए। उस पर उप मुख्यमंत्री का भी बयान आया ब्रजेश पाठक का। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कोई जानकारी नहीं है, वो दंगा भड़काना चाहते हैं यूपी में, इस तरह का बयान उनका सामने आया था। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जो है जांच पूरी कर ली है और ये कार्रवाई आगे चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी आज हाथरस दौरे पे थे, हाथरस रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की है।
और अब बात करेंगे महिला सम्मान योजना केजरीवाल की 7वीं रेवड़ी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी गई। इससे पहले वित्त विभाग ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट ने 1000 रुपये मंजूर किए हैं, सरकार बनने के बाद इसे 2100 रुपये कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने इसे आपकी 7वीं रेवड़ी बताया है। बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये सम्मान महिलाओं का अधिकार है। कहा कि केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, जो बोला वो करके दिखाया। माताओं बहनों को उनका हक मिलेगा। काम कर रहे कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। आज दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए चालू कर दिए, लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं। आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की। चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। और अब बात करेंगे मौसम का करंट, ठंड का वारंट। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड का सिहरन का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में गुरुवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। राजधानी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आया नगर और पूसा समेत अलग अलग जगहों पर शीतलहर के हालात आ गए हैं। आया नगर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री और पूसा में 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली में गुरुवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। राजधानी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आया नगर और पूसा समेत अलग अलग जगहों पर शीतलहर के हालात बन गए। आया नगर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री और पूसा में 3.2 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की वजह पश्चिमी विक्षोभ बताई। On 8th and 9th, active western disturbance influenced northwest India, which has caused light to moderate snowfall over Himalayas and light rainfall over Punjab, Haryana, NCR, Delhi and Uttar Pradesh. Thereafter, when system moved away, strong northwesterly winds start prevailing over the regions. As a result, temperature dropped over northwest India. So presently, from last, you can say 2 days, cold wave conditions are prevailing starting from Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh. Now it will extend to other parts, you can say Bihar, Jharkhand and West Bengal also. मौसम विभाग ने बताया कि जब तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तब शीतलहर की स्थिति पैदा होती है। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे हालात बने रहेंगे। There will be no change in the temperature, significant change. Why, you can say next 3-4 days. That's why we are giving the cold wave conditions over northwest India 3 to 4 days. 3 to 4 days mean for Rajasthan we have given 3 days, over Punjab, Haryana, Uttar Pradesh we have given next 4 days, and after that, as I have told earlier, temperature will get weakens and temperature will rise gradually. बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के मुताबिक 14 सालों में पहली बार दिसंबर के शुरू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी।